कैसे आए? मजा में थे? चलो दोनों ग्रुप बराबर बैठेंगे। और मिर्जा गालिब का नाम किस किसने सुना? देखो, मिर्जा गालिब क्या उर्दू के बड़े प्रसिद्ध क्या थे? शायर थे। मैं शायर तो नहीं, क्या थे? उर्दू के प्रसिद्ध शायर। और वे अपनी शायरी में क्या लिखते हैं कि कफन भी क्या चीज है, कफन भी क्या चीज है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, और जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। कफन भी क्या चीज है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, और जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। देखो, गुलामगिरी, गुलामगिरी क्या है? निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा फूले, गुलामगिरी पुस्तक का नाम है ज्योतिबा फूले। क्या नाम है? ज्योति राव, ज्योति राव। ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। ज्योतिराव फूले ने क्या है, जो ईसाई प्रचारकों ने स्कूल खोले थे उनमें से ये एक थे जिन्होंने शिक्षा पाई थी। 1827 में जन्मे थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1827 में। 1827 में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने जो ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल थे, उन स्कूलों में शिक्षा पाई थी। और बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से क्या है? श्रेष्ठ हैं। आर्य होने के कारण वे क्या है? औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप। आर्य क्या थे? फूले क्या कहते हैं? इनका कहना था जो आर्य थे, आर्य लोग आए ना हमारे भारत में, नहीं, आर्यों का आगमन, आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ थे। और फूले का तर्क था, किसका? फूले का क्या तर्क था? कि आर्य विदेशी थे। क्या थे आर्य? ये आर्य विदेशी थे। आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। जैसे कि हमने पहले भी जाना था क्या कि कुछ लोग जो उपमहाद्वीप के एक कोने से दूसरे कोने पर क्या यात्रा करते थे, और उपमहाद्वीप के विदेशों से जो लोग यात्रा करने आए उनमें से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यही हमारे भारत में ही रहना शुरू कर दिया, यहीं बस गए। वो हम पहले से जानते हैं, हमारे भारत में ही बस गए। तो बिल्कुल ये तर्क इनका सत्य भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है बच्चे? वेरी गुड। तो बाहर से आए थे, उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिस आर्यों के आने से पहले यहीं रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। क्लियर हुई बात? समझ पाए बच्चों क्या कहा मैंने? कि जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले, यहां रह रहे आर्यों के आने से पहले, इनके आने से पहले, भाई आर्यों के आने से पहले, तो मिट्टी के असली वारिस जो थे आर्यों के आने से पहले जो थे यहां रह रहे थे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया। क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। अब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। आर्यों ने अपना गुलाम बना लिया लोगों को, और अपना क्या कर लिया? प्रभुत्व हासिल कर लिया। और जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, कहां से आए थे ये? उपमहाद्वीप के बाहर से आए, और हराकर इन्हें प्रभुत्व हासिल कर लिया। क्लियर होगी बात? और वे पराजित जनता को नीच, निम्न जाति,
पराजित जनता को नीच, निम्न जाति, निम्न जाति का मतलब छोटी जाति, क्या होता है छोटी जाति, छोटी जाति निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। उनकी सत्ता पर क्या कोई अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। बताओ ऐसा बेकार पागल वाली बात हो गई कि नहीं हो गई? उनका कोई अधिकार ही नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फूले ने क्या किया? दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहां स्वर्ण युग था। इनके शासन से पहले यहां क्या था? स्वर्ण युग पहले था। भाई आर्यों से पहले यहां क्या था? स्वर्ण युग था। स्वर्ण का मतलब क्या था? सोना, गोल्ड। और ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। तुम मुझे जैसा समझो वो नजर तुम्हारी है, और तुम मुझे जैसा समझो वो सोच तुम्हारी है। जब तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे, जब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तारीफ से शान करते थे। क्या करते? तारीफ से शान करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, जो शूद्र निम्न जाति के क्या थे? शूद्र लोग थे। शूद्रों को जो श्रमिक जातियां थी, जो श्रम करते थे, ठीक, और अशूद्रों, अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए क्या है? संगठित होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या किया? देखो, फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज। फूले ने क्या किया? फूले ने सत्य शोधक समाज, ओ बाबुल प्यारे, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? अभी तेरी जो उम्र है ना, तो इस हिसाब से 2035 में ये सवाल आएगा। किसमें? जब तू आईएएस का एग्जाम देगा ना, प्री का, तब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फूले ने। नहीं, ये हलवा क्वेश्चन है बच्चे। क्या है? अब ये क्वेश्चन पहले आता था, 1857 की क्रांति से पहले आता था। नहीं, चल हट। देखो, कभी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आसान या कठिन नहीं होता, ठीक है ना? कोई भी चीज आसान या कठिन नहीं होती। ध्यान देना, ध्यान से सुनना बच्चे, कोई भी चीज आसान या कठिन नहीं होती। अब आसान क्या होता है, कठिन क्या होता है? तो आसान और कठिन की कोई परिभाषा नहीं है। मुझे मेरा मानना है, मेरा मानना है कि आसान और कठिन कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना? और कठिन की कोई परिभाषा है ही नहीं मेरे हिसाब से। मुझे लगता है ऐसा। क्यों? क्योंकि देखो, जो चीज हमें आ गई या आसानी से आ गई, वो हमारे लिए आसान हो गई, और जो चीज नहीं आई वो कठिन हो गई है। ऐसा है। आसान और कठिन हम स्वयं बनाते हैं। किसी भी चीज को आसान और कठिन हम स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना? इसलिए कंफर्ट जोन तोड़ो, ठीक है ना? कुएं के मेंढक मत बनो। कुएं के मेंढक नहीं बनना है हमें, कंफर्ट जोन तोड़ना है, ठीक है? तो देखो, अब क्या हुआ? सत्य शोधक समाज का एक नामक क्या बनाया? संगठन बनाया, और जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। क्या चलाई? मुहिम चलाई। एक क्या है? जंग चलाई इन्होंने, एक युद्ध पे चल दिए। क्या इन्होंने विस्तार किया इस चीज का आगे जाके, ठीक है ना? और 1873 में फूले ने गुलामगिरी 1873 में 1873 में क्या है? फूले ने एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? गुलामगिरी। क्या नाम था उस पुस्तक का? पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक लिखी? गुलामगिरी। बड़ी की मात्रा लगा लो, चलो ले लो।
संधि विच्छेद करके लिख देते हैं ना, ठीक है। गुलाम गिरी, गुलाम गिरी, कहां गिरी? कहां गिरी? तो इस किताब को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, सिर्फ इस किताब को क्या याद रखना है। देखो आने वाले समय में आप सरकारी नौकरी की अगर तैयारी करेंगे ना बच्चे, तो यही सब आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि हम आसान क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। मेरा अनुभव है, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे अधिकतर कठिन क्वेश्चन तो कर देंगे, आसान क्वेश्चन छोड़ देते हैं, और वही उन्हें लटका देता है, ठीक है, वही उन्हें लटका देता है। इसलिए इस पुस्तक को याद रखेंगे, ठीक है। और आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके भी आते हैं ना, जब आप परीक्षा देते हैं तो क्या है, 4 से 5 क्वेश्चन 1 नंबर वाले भी आते हैं ना, तो उसमें भी आ सकता है गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी या कब लिखी गई, ठीक है। तो 1873 में लगा के आएंगे ठप्पा, मोहर कहां लगाएंगे? 1873 में। गुलामगिरी पुस्तक कब लिखी गई? 1873 में। किसने लिखी? ज्योतिराव फूले ने लिखी, ठीक है। या गुलामी भी आ सकता है, ठीक है ना, गुलामी पुस्तक किसने लिखी। अब गुलामी आ गया तो इसलिए कहते हैं रट्टा नहीं मारना चाहिए। देखो रट्टा मारने वाले बच्चों में क्या होगा, अगर किसी ने रट्टा मारा है और उसने पूछा गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है, तो पूछ लिया जिसने रट्टा मार रखा है तो वो तो तुरंत लगा देगा। अगर उसने पूछ लिया किसने, जो परीक्षा में पेपर बनाता है, ठीक है, कि गुलामी पुस्तक किसने लगी, अब रट्टा मारने वाला कहेगा क्या हो गया, यो सिर के ऊपर से चला गया है ना, नहीं कर पाएगा। क्यों? यही फर्क होता है रट्टा मारने में। क्लियर हो गया भाई? इसलिए रट्टा नहीं मारना है, पढ़ने की चीज नहीं है यार शिक्षा, ये पढ़ाई पढ़ने की चीज थोड़ी है, समझने की चीज है, इसको समझो आराम से, ठीक है ना। क्या है? समझने की चीज। अब मोमोज खाने की चीज है, देखने की है। अगर मैं आपसे कहूं रोज 1 घंटा मोमोज की दुकान पे जाना और मोमोज देखते रहना, खाना नहीं है, देखते रहना बस। आम का सीजन आ रहा है ना, है ना, तो आपने क्या करना है, लंगड़ा आम, कौन सा? लंगड़ा, जो जिसे खा के लोग करते हैं भगड़ा, ठीक है, लंगड़ा आम। मुझे बहुत पसंद है भाई लंगड़ा आम। तो अब क्या, अब मैं आपसे कहूं कि उस लंगड़े आम को जो है क्या है, देखते ही रहो बस, खाना नहीं है, देखते ही रहना है। और हर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद सूंघना है ऐसे, आंख बंद करके सूंघना। कैसे सूंघना है? आंख बंद करके सूंघना है, ठीक है। हो पाएगा तुमसे? तुमसे ना हो पाएगा, है ना। तो रटने में, पढ़ने में और समझने में क्या अंतर होता है, आप ये भली बात समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो मूर्ख हूं, आप बुद्धिमान है ना। चलो इस मूर्ख की बात भी सुन लो। अब देखो, इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था। इससे लगभग 10 साल पहले क्या हुआ था, अमेरिकी गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या होता है? घर में युद्ध। जैसे आजकल सास बहू के युद्ध चलते हैं ना, डिवोर्स के युद्ध चलते हैं, कितने चल रहे हैं ना डिवोर्स वाले युद्ध, डिवोर्स के युद्ध। मुझे लगता है ऐसा कि 85% नहीं बढ़ेगा रेशो, ठीक है ना, 90% से भी प्लस, 90% प्लस, 90+% में डिवोर्स के केस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? डिवोर्स के केस, गृह युद्ध के कारण। किसके कारण? गृह युद्ध के कारण। तो गृह युद्ध छिड़ चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई। देखो अमेरिका में क्या थी? दास प्रथा थी। दास प्रथा क्या हुई? दास बना लिया किसी को जबरन, जो है ना, क्या होता था पहले देखो, हमारे हिंदुस्तान से, हमारे भारत से, हमारे इंडिया से, ठीक है ना, हमारे देश से दासों को ले जाकर और वहां पर बेच दिया जाता था, उनका बाजार लगता था। क्या लगता था? बाजार लगता था, ठीक है ना। और आज भी देखो क्या है, आज मजदूर चौक होता है, आजकल क्या है, मजदूर चौक होता है। वहां पे आप जाएंगे, क्या है, सुबह रोज मजदूर करने वाले मजदूर जो है खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, मजदूर बाजार बोलते हैं उसको, ठीक है ना।
हमारे यहाँ भी लगता है मजदूर बाजार। अब किसी को कोई काम करवाना हो तो वहां जाएंगे, वो सुबह सुबह खड़े मिलेंगे आपको, ठीक है ना, समूह में खड़े हुए मिलेंगे बहुत सारे। तो वहां जाएंगे, आप बातचीत करेंगे, भाई इतना काम हो, पैसे वैसे करेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। मजदूर बाजार। तो दास प्रथा क्या होती थी, यहां से दासों को ले जाते, दास कोई भी सामान, नहीं सामान तो ले जाते ही थे, काली मिर्च का व्यापार करते थे। देखो अंग्रेज, अंग्रेज सारी चीजें यहां से ले जाकर विदेशों में बेचा करते थे, और दुगने तिगने चौगने पांच पांच गुने दामों में बेचा करते थे। उनसे देखो बहुत फायदा हुआ करता था। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे दास थे। अब कोई सामान आपने खरीदा, यहां से खरीदा, कहीं और जाके बेच दिया उसको ऊंचे दामों पे, ऐसे बिल्कुल दास थे। दास को ले जाकर, क्योंकि काम के लिए मजदूरों की जरूरत होती थी, तो दास को बेचा जाता था, उसको बोलते हैं दास प्रथा। तो दास प्रथा का भी अंत हुआ, और उस समय दास प्रथा क्या है, खत्म हो गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। अमेरिका में देखो इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। क्या हुआ, विरोध हुआ। और जो ज्योतिबा फूले थे, इन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकी, अपनी पुस्तक को समर्पित किया, ठीक है ना। और किसको समर्पित किया, जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था, मरता क्या ना करता। और इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। क्या कर दिया, एक दूसरे से जोड़ दिया। और फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। फूले ने, वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। गहरे तौर पर जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में भीमराव अंबेडकर और दक्षिण में ईसवी रामा स्वामी नायर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। भाई ज्योतिबा फूले ने किया, उसके बाद भीमराव अंबेडकर। देखो भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे बताओ, महार जाति के थे। तो उन्होंने भी बहुत पढ़े लिखे थे, पता है, वकील थे, विदेश से पढ़ाई की थी उन्होंने, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी पढ़ाई की निम्न जाति में। फिर तब से ही देखो क्या सुधार शुरू हो गए, क्या हो गए, परिवर्तन शुरू हो गए। और जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में पश्चिम भारत में भीमराव अंबेडकर ने कहा गया पश्चिम भारत। पश्चिम भारत में थे बी.आर. अंबेडकर। और दक्षिण भारत में कौन थे, रामास्वामी नायकर। है मुत्तु स्वामी, ठीक से नोट कर, कौन थे, मुत्तु स्वामी। ऐसे नहीं करते, नहीं तो हम आपकी जबान पर च्युइंगम चिपका देंगे। क्या चिपका देंगे, च्युइंगम चिपका देंगे। क्यों चिपका देंगे च्युइंगम, क्यों चिपका देंगे बोलो, शांति से पता, नहीं हल्ला मत करो। अब जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में पश्चिम भारत में भीमराव अंबेडकर और दक्षिण भारत में रामास्वामी नायर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चला है। ये कैसे थे, दलित नेता थे। क्या थे, दलित नेता थे। क्या थे ये, दलित नेता। अब मंदिरों में कौन जा सकता था, मंदिरों में कौन जा सकता था, मंदिरों में मंदिरों में कौन जा सकता था। देखो आज आप कल्पना करें, आंख बंद करें और कल्पना करें और सोचें, जब से आपका जन्म हुआ है
या जब से आपने चीजों को समझना शुरू किया? और चीजों को समझना कब? लेकिन छठी कक्षा में जब हम आ जाते हैं। पांचवी में भी पेंसिल से लिखते हैं, बताओ बच्चे? नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन छठी कक्षा में तो पेन से लिखते हैं, माफ करिएगा, छठी कक्षा में पेंसिल से लिखते हैं। पांचवी का मुझे नहीं मालूम, आप सब जानते हैं ना, क्योंकि मैं तो बुद्धिहीन हूं, है ना। चलो छठी से मान लेते हैं, ठीक है ना, मान के चलते हैं। क्या सब छोड़ो, ए ग्रुप बी वाले, बी ग्रुप वाले जो है क्या है, समझौता करेंगे इस बात पर। टाई हो गया है, क्या हो गया? टाई। ठीक, ये लाइन टाई हो गई। तो अब क्या करेंगे, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि छठी कक्षा से हमने पेन से लिखना शुरू किया, तो पांचवी तक पेंसिल से लिखा, पांचवी तक पेंसिल से लिखा। जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल से लिखा हुआ जब हम गलती कर देते तो क्या होता है, मिटा सकते हैं। कॉपी दैट, कॉपी दैट। पांचवी तक हमने पेंसिल से लिखा और जितनी गलतियां करी, एंडू मेंडू लिखा, उसको मिटा दिया। लेकिन अब हम छठी कक्षा में आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब हमें लिखना भी आ चुका है अच्छे से, पढ़ना भी आ चुका है और बोलना भी आ चुका है। हमें बोलने का ज्ञान हो गया, अच्छा लिखने का ज्ञान हो गया, अच्छा पढ़ने का ज्ञान हो गया। अब हम छठी कक्षा में आ गए और अब हमें पेन मिलता है। क्या मिलता है? पेन मिलता है ना। और बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, नहीं? जो पांचवी तक पेन से लिखते हैं और फिर वो छठी में जब उन्हें पेन लिखता है तो एक्साइटेड होते हैं, अरे हम पेन से लिखते हैं ना। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अब हम गलतियां करने की गुंजाइश नहीं है। अब गलतियां करने की गुंजाइश नहीं, क्यों? क्योंकि पेन से लिखा हुआ मिटाता नहीं जा सकता। फूक लगा के, कुछ बच्चे देखो क्या है, फूक लगा के मिटाते हैं ना। आज भी छोटे बच्चे, जब मैं क्लास लेता हूँ छोटे बच्चों की, छोटे बच्चे पता क्या करते हैं, रबड़ तो वो रगड़ रगड़ के घिस घिस के क्या करेंगे, एकदम पेज तक फट जाएगा, इतना रगड़ेंगे। और रबड़ घिस घिस के खत्म कर दी, फिर यूं करके मिटाते हैं ना। नहीं मिटाते? मिटाते हैं नहीं मिटाते? चलो, तो आज की कक्षा को यही खत्म करते हैं। क्या कि मंदिरों में कौन जाता था? मंदिरों में कौन जाता था? मंदिरों में कौन जाता था? जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मिलते हैं ब्रेक के बाद।